आर्टेमिस हॉस्पिटल ने कारस्ट न्यूरो सर्विस के साथ मिलकर वर्ल्ड पार्किंसंस डेज 2026 के अवसर पर गुरुग्राम के सेक्टर 51 कैंपस में ज़रूरतकर्ता कार्यक्रम आयोजित किया। ब्रिज द केयर गैप थीम पर आधारित इस पहल में विशेषज्ञों डॉक्टर सुमित सिंह, डॉक्टर आदित्य गुप्ता और डॉक्टर मोहित आनंद ने पार्किंसंस रोग के शुरुआती निदान, उन्नत उपचार जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और बहुविशेषज्ञ देखभाल की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में कपकपी, धीमी गति और अकड़न जैसे लक्षणों की पहचान, समय पर जांच और समग्र देखभाल के महत्व पर चर्चा की गई, जिससे मरीजों की जीवन गुणवत्ता बेहतर करने और रोग प्रबंधन को मजबूत करने पर फोकस रहा। लाने के लिए डोपामीन नाम के केमिकल की जरूरत है। पार्किंसन के मरीजों में ये केमिकल कम होने लग जाता है। इसका कोई कारण नहीं पता कि क्यों कम होने लगता है, बस कम होने लगता है। और कम होने लगता है तो हमारे मूवमेंट्स खराब हो जाते हैं। उसके सिम्टम्स आते हैं ट्रेमर के रूप में या फिर अकड़ाहट के रूप में, स्लोनेस के रूप में और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी यानी कि अपने आप को ना संभाल पाने के रूप में। इसके ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है डोपामीन। इस डोपामीन को हम फूड में या एक्सरसाइज के रूप में नहीं ले सकते, इसको बाहर टैबलेट के रूप से ही देना पड़ेगा। आप डोपामीन लेंगे, 4 घंटे वो शरीर के अंदर रहेगी, अपना काम करेगी तो आप अच्छे से चल पाएंगे। उसके बाद वो खत्म हो जाएगी तो फिर से आपको नई टैबलेट लेनी है। अब जैसा सर ने बताया कि शुरुआत में इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। शुरुआत में आप 1-2 गोली खाओगे तो आप पूरा अच्छे से चल पाओगे, आपका पेट्रोल टैंक एकदम फुल हो जाएगा। बट जैसे जैसे टाइम पुराना होता चला जाता है, उसके छेद बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही डोपामीन का लेवल ठीक रखना मुश्किल होता है। तो या तो डोपामीन कम होगा जिससे चलने में बहुत दिक्कत होगी, धीमापन होगा, या फिर डोपामीन ओवरफ्लो करने लगेगा ज़्यादा मात्रा में देने के बाद, जिससे बॉडी एक्सेसिवली मूव। तो 4 या 5 साल जब हो चुके होते हैं डिजीज को, पार्किंसंस की डिजीज को, तो डोपामीन का रिस्पॉन्स हम देखते हैं कम होने लगता है। इस टाइम पे हमें बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि ऑल होप इज लॉस्ट। ये चीज बिल्कुल भी नहीं है कि इसका आगे ट्रीटमेंट नहीं। इस पॉइंट पे हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ सोचना चाहिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट लगभग 0.5% पर 100,000 पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से यदि हम एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाएं तो भी कम से कम 7 से 8 लाख पेशेंट्स हैं हिंदुस्तान में पार्किंसंस के। आज विश्व पार्किंसन दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को एकत्रित करने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है एडवांस्ड पार्किंसंस डिजीज के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। ये टेक्निक इंडिया में कम से कम 25-26 साल से उपलब्ध है। डॉक्टर आदित्य और हम लोग मिलकर कम से कम 700 के करीब ऐसे ऑपरेशंस कर भी चुके हैं, परंतु आप ये समझिए कि इंडिया में कम से कम हर टाइम पर 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनको इस ऑपरेशन की आवश्यकता है, और पूरे इंडिया में एक साल में शायद 1000 ऑपरेशन भी नहीं होते। उसका मुख्य कारण शायद ये है, एक तो कि लोगों को ये पता नहीं है कि ये ऑपरेशन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है और मरीज की एक तरीके से काया पलट कर देता है, और कुछ शायद मरीजों के दिल में इस बात का डर है कि एक ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन की वजह से पता नहीं मेरे को कोई परेशानी ना हो जाए। ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, महंगा है, परंतु यदि हम हेल्थ को एक साइड में रखें और पैसे को दूसरी साइड में, तो हेल्थ हमेशा बेटर रहती है। ये ऑपरेशन CGHS और ECHS के पैनल्स पर भी उपलब्ध है, तो उनसे भी उनको आर्थिक सहायता बहुत सारी मिल जाती है। यदि इंश्योरेंस वाले मरीज अपनी मेडिकल इंश्योरेंस ले लें तो उससे भी बहुत कुछ कवरेज PD के पेशेंट्स को मिल जाता है। तो दवाइयों से ऐसा नहीं है कि कोई फायदा नहीं होता। पार्किंसन के रोगियों को यदि हम दवाई देते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, और शुरू के 3-4 साल तो दवाइयों में ऐसा लगता है जैसे मरीज को कोई परेशानी नहीं, बट जैसे जैसे दवाइयों का इफेक्ट कम होता चला जाता है, उसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते चले जाते हैं, तो फिर मरीजों को ऑपरेशन के विषय में हमें समझाना चाहिए और मरीजों को ऑपरेशन के विषय में सीरियसली सोचना चाहिए। तो हमारे साथ में ये हमारी पार्किंसन की टीम है, जिसमें डॉक्टर आदित्य गुप्ता हैं, डॉक्टर मोहित आनंद हैं और डॉक्टर मीत रावल हैं, और मैं डॉक्टर सुमित सिंह। तो हम लोग मूवमेंट डिसऑर्डर्स के लिए इन जनरल और पार्किंसंस डिजीज के लिए स्पेशली एक सॉर्ट ऑफ अ कैंपेन और OPD चलाते हैं। तो आई थिंक डॉक्टर मोहित बताएं अभी कि पार्किंसन के रोग के ट्रीटमेंट
लिए हम क्या क्या करते हैं, एंड देन डॉक्टर आदित्य विल टेल अस अबाउट द सर्जिकल पार्ट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। डॉक्टर सुमित और डॉक्टर मोहित से सुना कि पार्किंसन डिजीज के काफ़ी लंबे समय तक दवाई से काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलता है और इसीलिए हम कहते हैं दवाई पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट का मेन स्टे वही है। अब जब बीमारी उस लेवल पे पहुंच जाती है जिसको एडवांस पार्किंसन डिजीज कहते हैं, तब सर्जरी का रोल आता है। और उससे पहले भी हम चाहते हैं कि आपके थ्रू पेशेंट्स को मालूम हो कि ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और अगर पेशेंट को डायग्नोसिस के बाद पता ये रहेगा कि लेट फेज के लिए भी उनके लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो उनको जब हम बाद में इन्फॉर्म करते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए, तो उनको कई बार सरप्राइज होता है कि हमें अभी तक किसी ने बताया नहीं। सो मैं समझता हूँ कि अर्ली स्टेज से पेशेंट की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिससे कि वो इस ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी भी लें, उसके बारे में समझें कि ये क्या ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली ये जो सर्जरी है ये एक बहुत इन्वेजिव सर्जरी नहीं है। अगर सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें तो हम स्कल पे सिर्फ 2 लोकल एनेस्थीसिया में छेद बनाते हैं, जिससे हम एक वायर को ब्रेन के एक खास पार्ट में डालते हैं जिसको सबथैलेमिक न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये जो वायर है स्किन के नीचे से आती है, और जैसे हार्ट के पेशेंट्स में पेसमेकर होता है, कॉलर बोन के नीचे पेसमेकर लगा रहता है। तो ये जो सर्जरी है इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है कि 90% पार्ट ऐसा होता है जिसमें पेशेंट पूरे होश में रहता है, और मैं सर्जरी कर रहा होता हूँ और बाकी जो हमारे कॉलीग्स आपको दिख रहे हैं, डॉक्टर सुमित, डॉक्टर मोहित और डॉक्टर मीत, ये सब लोग ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहते हैं और पेशेंट की मूवमेंट चेक करते हैं जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं उस टाइम पे। तो जो हम वायर डालते हैं पहले उसी वायर से हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और उसके बाद में एज अ टेस्ट हम उसके थ्रू उतना ही छोटा करंट पास करते हैं जितना बाद में पेसमेकर पास करेगा। सो आपको सरप्राइज होगा जान के कि देखिए, पार्किंसन डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसका कंप्लीट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हमारे पास इसका क्योर नहीं है, बट इसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये खराब करती है उसके लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो जो पार्किंसन डिजीज की शुरुआती स्टेजेस होती हैं उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा फायदा देता है, और ये ट्रीटमेंट वैसा है जैसा कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज का ट्रीटमेंट, आपको ये कंटिन्यूसली लेना पड़ता है फायदा पाने के लिए। ये वैसा ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट का एक कोर्स लिया 1 या 2 महीने के लिए फिर आपने इसको बंद कर दिया। अब जब बीमारी शुरुआती स्टेजेस से बढ़ के एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती है, तब पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि उनको हर 2-2, 3-3 घंटे में दवाई खानी पड़ती है, और दवाई का इफेक्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है उस स्टेज में। और कई पेशेंट्स को एबनॉर्मल मूवमेंट, ऑलमोस्ट जैसे कि पेशेंट डांस कर रहे हैं उस तरह की अपने आप हरकत शुरू हो जाती है, जिसको डिस्काइनेसिया कहते हैं। इस स्टेज के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक बहुत अच्छा इलाज है, जो कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको वापस दे सकता है। अच्छी बात यह है कि ये जो ऑपरेशन है ये एक मिनिमली इन्वेजिव ऑपरेशन है, जिसमें हमें सिर्फ दिमाग की हड्डी पे 2 जगह छेद करके एक अंदर वायर डालनी पड़ती है, और एक पेसमेकर लगाना पड़ता है जैसे हार्ट का पेसमेकर होता है। तो डीबीएस सर्जरी एक बहुत ही सफल ऑपरेशन है, हमारे देश में तकरीबन पिछले 25 साल से हो रही है, और हमने मिलके, मैंने डॉक्टर सुमित, जो हम 25 साल से एक साथ में काम कर रहे हैं, हमने 700 से ज्यादा ऐसे ऑपरेशन किए हैं। तो सफलता की गारंटी कितने % की रहती है? तो देखिए, अगर हम परसेंटेज में बात करें, 100 पेशेंट का अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो तकरीबन 90 पेशेंट हमको कहते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक अलग लेवल पे पहुंच गई। 1 या 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन से नुकसान हो सकता है, तो ये भी जानना जरूरी है। और जो हर ऑपरेशन के लिए सत्य है कि 100 में से 1 का चांस तो रहता है कि ऑपरेशन से फायदा की हम आशा करते हुए, उसकी कोशिश करते हुए, पर हमें नुकसान मिल गया ऑपरेशन से। क्या भविष्य में सेल थेरेपी और जीन थेरेपी का, इसका क्या इलाज का क्या संभव है? हाँ, तो देखिए, इस पे बहुत एक्टिव रिसर्च चल रही है, स्टेम सेल थेरेपी और जीन थेरेपी पे। बट अगर आप मुझे पूछें कि अभी 2026 में कोई ऐसा स्टेम सेल थेरेपी या जीन थेरेपी मैं पेशेंट को एडवाइस कर सकता हूँ, तो अभी ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। बट जो आप कह रही हैं उस पर बहुत एक्टिव रिसर्च चल रही है। स्टेम सेल थेरेपी पे अभी तक 3 ट्रायल हो चुके हैं, बट उन तीनों में अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला।